नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और आज जो चैप्टर हम लोग देखेंगे वो होगा हमारा चैप्टर नंबर 64, जिसका टाइटल है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी कि शॉर्ट में हम लोग इनको बोलते हैं CVC। नाम से पता पड़ रहा है ये बॉडी जो है वो अभी के समय में एक स्टेचुटरी बॉडीज़ है, यानी कि पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू बनाई गई है। इनिशियली ये एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के थ्रू पास की गई थी, अभी इसको स्टेचुटरी स्टेटस दिया गया है 2003 के अंदर। बात करेंगे हम लोग डिटेल में। ये बॉडी का नाम से पता पड़ रही है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट से यूनियन गवर्नमेंट है उसके ऊपर विजिलेंस रखने का काम करता है ये कमीशन। विजिलेंस का मतलब देख रेख करना कि कोई भी करप्शन के केसेस ना हो, करप्शन का इन्वॉल्वमेंट ना हो, उसको बोलते हैं हम लोग विजिलेंट ऑफिसर्स। ठीक है। और विजिलेंस कमीशन का काम यही देखने को मिलता है। प्रेजेंट हमारे जो चीफ विजिलेंट कमिश्नर हैं उनकी इमेज देख सकते हैं, और इनका लोगो इस तरीके का कुछ देखने को हमें मिलता है, किसका, CVC का। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एस्टैब्लिशमेंट की कि किस तरीके से इस बॉडी को बनाया गया था। देखिए CVC जो है ना, एक प्रीमियम सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बोल सकते हैं मेन एजेंसी देखने को मिलती है, जो क्या करती है, कम करती है, प्रिवेंट करती है करप्शन रिलेटेड केसेस को। कहाँ पे, सेंट्रल लेवल पे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे। इनिशियली इसको 1964 के अंदर एस्टेब्लाइज किया गया था बाय द एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन, यानी एक रिजोल्यूशन के थ्रू, ना ही कोई स्टेचुटरी स्टेटस दिया गया था इसको। सिंपली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिजोल्यूशन के थ्रू इसको एस्टेब्लाइज किया गया था 1964 के अंदर। कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन, तो कमेटी रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट है, संथानम कमेटी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, जो 1962 के अंदर सेटअप की गई थी। इसने रिकमेंडेशन दी थी कि भाई कोई ऐसी CVC नाम की एक बॉडी एस्टेब्लाइज करो जो क्या करेगी, यूनियन लेवल पे करप्शन को एक्सपोज करेगी, उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। तो संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन के बेस पे 1964 के अंदर एक CVC करके बॉडी एस्टेब्लाइज की जाती है। लेटर ऑन 2003 के अंदर ये एग्जीक्यूटिव बॉडी को पार्लियामेंट में पास करके एक स्टेचुटरी स्टेटस दिया जाता है बाय द CVC, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट ऑफ 2003। यानी 2003 ऑनवर्ड्स क्या है, ये एक स्टेचुटरी बॉडी बन जाती है, जो लॉ के थ्रू बनाई गई बॉडी है, पार्लियामेंट में पास करके बनाई गई। तो इनिशियली एग्जीक्यूटिव बॉडी थी 1964 में, संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन से बनाई गई थी। लेटर ऑन 2003 में इसको स्टेचुटरी बैकिंग मिल जाती है, यानी कि एक स्टेचुटरी बॉडी की तरह काम करती है। ठीक है। क्या काम होता है इसका कि भाई कोई भी करप्शन रिलेटेड कंप्लेन है उनको रिसीव करना, उसके ऊपर एक्ट करना, डिस्क्लोज करना, कोई भी ऐसे एलिगेशंस लगाए गए करप्शंस के और मिसयूज़ ऑफ द पब्लिक ऑफिस के, किसके द्वारा, वो विशल ब्लोअर के थ्रू भी हो सकते हैं, आउटसाइडर्स हैं उनके भी थ्रू हो सकते हैं। ठीक है। एक एक्ट है जिसको बोला था पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर इन द प्रोटेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन रिजोल्यूशन है 2004 का। इसके तहत क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इन्फॉर्मर्स रिजोल्यूशन 2004। ठीक है, जिसको हम लोग विशल ब्लोअर एक्ट भी बोलते हैं। लास्ट में बात करेंगे हम इस एक्ट की। इसके थ्रू सारी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, किसके द्वारा, CVC के द्वारा। ठीक है। और CVC क्या करती है, इज ऑल्सो एम्पावर एज द ओनली डेजिग्नेटेड एजेंसी टू टेक द एक्शन अगेंस्ट द कंप्लेनिंग मेकिंग मोटिवेटेड एंड द वेक्सेशंस कंप्लेंट्स। तो जितनी भी कंप्लेंट्स आती है जो क्या करती है, करप्शन से रिलेटेड होती है, तो ये प्रीमियम और सेंट्रल गवर्नमेंट की ओनली ऐसी एजेंसी है जिसको टू द पॉइंट हम बोल सकते हैं ऐसा जुडिक्शन दिया गया है कि आपको इन्वेस्टिगेशंस करनी है। एक एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है जो फ्री है ऑफ कंट्रोल फ्रॉम द एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से। इसका हम बोल सकते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस इसके ऊपर नहीं देखने को मिलता है कोई भी ऐसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का। ठीक है। मॉनिटर करती है जितने भी विजिलेंस एक्टिविटीज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, और एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप ऑर्गेनाइज़ करो, प्लानिंग करो, एग्जीक्यूट करो, रिव्यू करो, कोई भी विजिलेंट वर्क हो उससे रिलेटेड कामकाज आपको किस तरीके से करने, तो उसके लिए भी एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बॉडी देती है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो ये कुछ उसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, कब सेटअप की गई थी, कौन सी रिकमेंडेशन, क्या स्टेटस था इसका, पहले लेटर ऑन 2003 में स्टेचुटरी स्टेटस दिया गया, कौन से एक्ट के तहत काम करते हैं, ये सारी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन उनके बारे में। इसके बाद बात करते हैं इस बॉडी का कंपोजिशन क्या है, इसके मेंबर्स किस तरीके से होते हैं। तो पहली चीज़ ये भी एक मल्टी मेंबर बॉडी है। इसके अंदर होते हैं एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जिसको हम लोग चेयरमैन भी बोलते हैं, एंड नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमीशन। उनको असिस्ट करने के लिए एक होते हैं चेयरमैन प्लस 2 विजिलेंस कमीशन देखने को मिलते हैं। 3 मेंबर की ये बॉडी देखने को मिलती है। इनको अपॉइंट कौन करता है, तो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अब ऐसे ही अपॉइंट करते नहीं, अगेन 3 मेंबर की बॉडी होती है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि हेड होते हैं इस कमेटी के। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि होम अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं, यूनियन मिनिस्टर, प्लस LOP यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। ये 3 मेंबर की बॉडी जो है वो क्या करती है, रिकमेंडेशन देती है प्रेसिडेंट को, और ये प्रेसिडेंट उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट कर देते हैं। एक बार अपॉइंटमेंट हो गई तो कब तक ये लोग अपनी ऑफिस में रह सकते हैं, तो दे कैन होल्ड द ऑफिस फॉर द 4 ईयर्स, या फिर 65 ईयर्स की इनकी एज हो जाए तब तक, दोनों में से जो पहले होगा
तब ये क्या कर सकते हैं, रिटायरमेंट ले सकते हैं, इनको रिटायर कर दिया जाता है। और एक और चीज़ याद रखनी है, एक बार इनका टेन्योर पूरा हो गया तो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, यानी रीअपॉइंटमेंट इनका नहीं हो सकता। तो 4 साल या 65 ईयर्स जिनमें से जो भी सबसे पहले हो जाए तो उसमें ये रिटायर हो जाते हैं और रीअपॉइंटमेंट इनका नहीं होता है। अब क्या रिटायर ही होंगे, इससे पहले इनके टेन्योर से पहले इनको हटाया नहीं जा सकता है इनकी ऑफिस से? यस, इनको हटाया जा सकता है। कौन हटाएगा? तो जो अपॉइंटमेंट बॉडी, अपॉइंटिंग बॉडी है, प्रेसिडेंट, वही इनको रिमूव करेंगे। किन किन बेसिस पे? तो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गया, फॉर एग्जांपल इंसॉल्वेंट, ये यानी कि दिवालिया इनको करार दे दिया गया किसी बैंक के द्वारा, कोई ऐसा ऑफेंस कर लिया जो कि इनको मोरली क्या है, गलत बताता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है। इसके अलावा कोई पेड एम्प्लॉयमेंट में ये एंगेज हो गए आउटसाइड देयर ऑफिशियल ड्यूटी, तो भी इनको हटाया जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने कोई ऐसी चीज़ें की है, फॉर एग्जांपल ये अनसाउंड माइंड के, इनकी बॉडी प्रॉपर है नहीं जो प्रॉपर अपनी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर सकती है, बोल सकते हैं हम लोग, कर सकती है, निभा सकती है, तो वो उनके लिए अगर एलिजिबल नहीं है तो भी इनको हटाया जा सकता है। इसके अलावा कोई ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड किया, कोई ऐसे इंटरेस्ट के नॉलेज से, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई टेंडर है, वो क्या करती है, अनड्यूली अलाउ कर दिया आपने कोई रिलेटिव्स को, यानी कि इन शॉर्ट कोई भी ऐसा अपना इंटरनल मोटिव नहीं होना चाहिए फाइनेंशियल से रिलेटेड, अगर हुआ तो इसके बेस पे भी इनको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बेसिस पे इनको रिमूव किया जा सकता है। एडिशनली 2 ग्राउंड्स और भी हो सकते हैं जो अब पहले से हम देखते हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये 2 ग्राउंड्स भी हो सकते हैं जिनके बेस पे चेयरमैन और इनके जो विजिलेंस कमिश्नर्स है 2, इनको रिमूव किया जा सकता है। बट अगेन ये ग्राउंड जब भी होंगे, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को क्या किया जाएगा, बीच में लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को ये केस क्या करेंगे, प्रेसिडेंट जो हैं वो रिफ़र करेंगे और सुप्रीम कोर्ट फिर इनमें इन्वेस्टिगेशन करेगा और फिर रिपोर्ट सबमिट करेगा प्रेसिडेंट को। और अगर पाया गया यस, या तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर इन्होंने किया या इनकैपेसिटी है, इनमें कोई ऐसी कैपेसिटी है नहीं कि अपना रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सके, तो उस बेस पे प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की उस रिपोर्ट के बेस पे इनको हटा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकी जितनी भी सैलरीज़ हैं, अलोवेंसेज हैं, अदर सर्विस कंडीशन हैं, वो किसके सिमिलर होती है, तो चेयरमैन की जो सैलरी है वो यूपीएससी के चेयरमैन के जितनी होती है, सीवीसी के जो चेयरमैन है उनकी इक्वल होती है यूपीएससी के चेयरमैन के, प्लस इनके जो विजिलेंस कमिश्नर्स हैं उनके मेंबर जो हैं यूपीएससी के, उसके इक्वल टू हमें देखने को मिलती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके थ्रू इनकी सैलरी जो है चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर आती है। ऑलराइट, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द सीवीसी एंड द विजिलेंट कमिश्नर्स, ठीक है। अब बात करते हैं इनके ऑर्गेनाइजेशन की कि भाई किस तरीके से किस किस लेवल के ऑर्गेनाइजेशन सीवीसी के अंडर देखने को मिलता है। टोटल मिला के 3 ऑर्गेनाइजेशंस बोल सकते हैं हम लोग, डिपार्टमेंट बोल सकते हैं जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशंस के अंडर आते हैं। सबसे पहला आता है इनका सेक्रेटरीट। ये सेक्रेटरीट क्या होता है, तो सेक्रेटरीट जो है सारे एग्जीक्यूटिव काम जो है यही करता है। इसके अंदर कौन होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, डेप्यूटी सेक्रेटरी होते हैं, अंडर सेक्रेटरी और ऑफिस स्टाफ देखने को मिलता है जो कि सेक्रेटरीट में बैठ के प्रॉपरली काम करते हैं। दूसरी जो इनकी विंग है वो होती है चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग। सीधी सी बात नाम से पता पड़ा, टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग होगी, यानी कि यहाँ पे क्या होते हैं, टेक्निकल पर्सन्स होते हैं। सीवीसी की टेक्निकल विंग मानी जाती है। इसके अंदर चीफ इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, जिनको चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स भी कहा जाता है, प्लस सपोर्टिंग इंजीनियर्स भी हमें देखने को मिलते हैं और स्टाफ्स भी होते हैं जो टेक्निकल स्टाफ होते हैं। इनका सबका मिला के मेन फंक्शन क्या काम है, इनका सबका मिला के ये लोग करते क्या है एक्चुअल में, कोई भी टेक्निकल ऑडिट है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंस्ट्रक्शन का इन्वॉल्वमेंट है, भाई बड़े बड़े ब्रिजेज़, रेलवे, पुल्स, ये सब बनाते हैं ना, डैम वगैरह, पोर्ट, एयरपोर्ट, तो उसके अंदर कोई कमियां खामियां करप्शन का तो नहीं है, हो जाए कई बार देखते हैं हम लोग बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही दे दिए जाते हैं, अंदर करप्शंस होता है, तो उसको टेक केयर करना, उसकी रिपोर्ट करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना, अलग अलग केसेस को, ठीक है। केसेस जो हैं उनका एक्सटेंशन हो गया किसके लिए, तो एक्सटेंशन ऑफ द असिस्टेंस टू द सीबीआई इन देयर इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्विंग द टेक्निकल मैटर्स, कि भाई सीबीआई को कोई केसेस दिया है तो उसमें कोई टेक्निकल इवोल्यूशन करना है तो ये टीम भी क्या करती है, उनको हेल्प करती है, और अपने केसेस भी अगर हमने सीबीआई को रिफ़र किए तो भी ये हेल्प करती है। टेंडरिंग ऑफ द एडवाइस देना, असिस्ट करना सीबीसी को और चीफ विजिलेंस कमिश्नर्स को इन्वेस्टिगेट करने में जिसके अंदर टेक्निकल मैटर इन्वॉल्व हो, तो ये सारे काम इनके होते हैं चीफ, बोल सकते हैं हम लोग टेक्निकल एग्जामिनर्स के, चीफ इंजीनियर्स के, क्योंकि टेक्निकल पर्सन है, सीधी सी बात है। थर्ड विंग जो होती है इसके ऑर्गेनाइजेशन में होती है कमिश्नर्स फॉर द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि भाई जो सीडीआई है, सीडीआई क्या करती है, फंक्शन करती है एज अ इंक्वायरी ऑफिसर्स टू कंडक्ट द ओरल इंक्वायरी इन द डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इनिशिएटेड अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट। तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करने के लिए भी जो भी पब्लिक सर्वेंट है, इंटर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करने के लिए भी क्या होता है, इस विंग का यूज़ किया जाता है। तो ये टोटल मिला के 3 विंग्स देखने को मिलती है जिसको जो सारे कंप्राइज होते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सीवीसी, जिसमें सेक्रेटरीट, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर विंग्स और कमिश्नर्स फॉर द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी,
ठीक है। तो एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि भाई इस तरीके का कुछ हमें सीवीसी के अंदर देखने को मिल जाता है। फंक्शन क्या करते हैं ये, क्या इनका रोल है, तो भाई इंक्वायरी करना, कोई भी ऐसा कॉज है उसका इंक्वायरी का इन्वेस्टिगेशंस करना प्रॉपर वे में सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेटेड जितने भी ऑफिसर्स हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, उन सभी की, ठीक है। किसके अंडर, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988, इसके तहत क्या करना, प्रॉपर इंक्वायरी करना सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की, पब्लिक सर्वेंट की। इसके अलावा इंक्वायरी करना और कॉज ऑफ इंक्वायरी क्या है उसको जानना, इन्वेस्टिगेशन करना किस लेवल पे, कोई भी ऐसी कंप्लेंट्स आती है जिसके अंदर ऑफिशियल्स हम बोल सकते हैं बिलोंग करते हैं, ऑफिशियल्स उसमें इन्वॉल्व हैं, तो उनके ऊपर भी इंक्वायरी करना इनका काम है। ऑफिसर्स किस लेवल के हो सकते हैं, एक तो ऑल इंडियन सर्विसेज के हो सकते हैं, IAS IPS IFS, ठीक है। ग्रुप ए सर्विसेज हो सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अदर ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, उनकी भी ये प्रॉपर क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। स्पेशल लेवल ऑफिसर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनकी भी अथॉरिटी इनके पास देखने को मिलती है करप्शंस के रिगार्डिंग, ठीक है। इसके अलावा एक्सरसाइज करना, सुप्रिटेंड करना ओवर द फंक्शनिंग ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्शन देना दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट को फॉर द सुपरिटेंडेंस इन सो फार फॉर रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988। कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, दिल्ली पुलिस है, CBI है, रिगार्डिंग द करप्शन, तो उनको असिस्ट करना ये भी इन्हीं का काम है। रिव्यू करना प्रोग्रेस को इन्वेस्टिगेशन की जो कि दिल्ली पुलिस कर रही है, उनको ये करते हैं, ठीक है, जो भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर आ रहे हैं, रिव्यू करना प्रोग्रेस को, ठीक है। अंडरटेक करना एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट को करप्शन से रिलेटेड कोई भी एडवाइस है तो वो मुहैया करवाना, ये भी इन्हीं का काम है। एक्सरसाइज करना सुपरिटेंडेंट ओवर द विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन, अंडरटेक करना और कोज ऑफ इंक्वायरी को इनटू द कंप्लेंट रिसीव अंडर द पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर। कई बार पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर क्या है, डिस्क्लोज की जाती है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, तो उसको रिव्यू करने का भी इन्हीं का काम होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उनको कंसल्ट करना होता है CVC से इन मेकिंग द रूल्स एंड द रेगुलेशन गवर्निंग द विजिलेंस एंड द डिसिप्लिनरी मैटर रिलेटेड टू द सेंट्रल सर्विसेज के मेंबर्स और ऑल इंडियन सर्विसेज का। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इनसे क्या लेनी पड़ती है, हम बोल सकते हैं कंसल्ट करना पड़ता है। कोई भी चेंजेस कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है, रिलेटेड टू सेंट्रल सर्विसेज, ऑल इंडियन सर्विसेज के अंदर विजिलेंट और डिसिप्लिनरी मैटर से रिलेटेड कोई नई चीज़ें बनाई जा रही है तो इनसे कंसल्ट करती है। तो ये सारे फंक्शंस देखने को मिलते हैं हमको CVC के, सेंट्रल विजिलेंस कमीशंस के। जुरिडिक्शंस, भाई किस किस लेवल पे ये इंक्वायरी कर सकते हैं ऑफिसर्स की, तो भाई वही है, सिंपल है, ऑल इंडियन सर्विसेज, ग्रुप ए सर्विसेज ऑफ, देखिए ऑल इंडियन सर्विसेज, ग्रुप ए सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। बैंकिंग के अंदर स्केल 5 और उससे अबो के जो पब्लिक सेक्टर बैंक के ऑफिसर्स हैं उनकी ग्रेड D ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, सिडबी, भाई सिडबी, RBI, इन सब के अंदर स्केल लेवल के होते हैं ऑफिसर, ग्रेड लेवल के ऑफिसर्स होते हैं। आपको पता होगा RBI ग्रेड B की एग्ज़ाम होती है, मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है। चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव्स हैं बोर्ड के, ठीक है। ऑफिसर ऑफ E8 और अबो लेवल के, शेड्यूल A और शेड्यूल B के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। चीफ एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है E7 C और D ग्रेड के, ठीक है। मैनेजर्स हैं और अबो इन द जनरल इंश्योरेंस कंपनी के, सीनियर डिविजनल मैनेजर्स हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC के। कोई भी ऐसा ऑफिसर्स हैं जो अराउंड 8700, ठीक है, पर मंथ प्री रिवाइज बेस पे हैं, और इसके अबो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के DA पैटर्न्स वगैरह दिए जाते हैं, तो इन सारे लोगों की क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है करप्शन से रिगार्डिंग, ये इसका जुरिडिक्शन देखने को मिलता है। इन शॉर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके एम्प्लॉयज़, बैंकिंग सब सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सब्जेक्ट है, हमें पता है, तो उन सभी की इंक्वायरी करना इनका जुरिडिक्शंस के अंडर आ जाता है, ठीक है। किस तरीके से वर्किंग है इस इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करते हैं, देखिए वर्किंग के अंदर CVC की जब हम बात करते हैं तो वर्किंग के अंदर इनका हेड क्वार्टर हमें देखने को मिलता है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली से बैठ के क्या करते हैं, सारी इंक्वायरी करते हैं। इनके पास पावर है ताकि ये अपनी खुद की प्रोसीजर को भी रेगुलेट कर सकें, ठीक है। इनके पास सिविल कोर्ट की पावर देखने को मिलती है, जुडिशल कैरेक्टर की इनकी इंक्वायरी होती है। ये क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ले सकते हैं, ऑडिट की, अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ की जिसके अंदर करप्शन का इन्वॉल्वमेंट अगर इनको लगता है तो एडवाइस दे सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन किस तरीके से लेने वाले हैं किसी भी ऑफिसर्स के खिलाफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस दे सकते हैं कि आप किस तरीके से सारे रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन कर सकते हो। अपनी एनुअल रिपोर्ट भी ये प्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसको क्या करते हैं, अगेन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर वो रिपोर्ट को
प्रेजेंट करते हैं, रखते हैं। तो इस तरीके से कुछ वर्किंग होती है किसकी, सीवीसी की, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अगेन याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चैप्टर, जस्ट आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ भाई सीवीसी करके भी एक स्टेचुटरी बॉडी है हमारे इंडिया में जो क्या करती है, विजिलेंट यानी कि करप्शन से रिलेटेड केसेस है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसको टेक केयर करती है। सिविल कोर्ट की इसके पास पावर होती है। कंपोजिशन कुछ आपको याद होनी चाहिए, किस एक्ट के थ्रू ये बनाया गया, और कमेटी रिकमेंडेशन ये याद होनी चाहिए। फंक्शन रोल एकदम डिटेल में जाके आपसे कोई भी नहीं पूछने वाला है, जस्ट इन्फॉर्मेशंस के लिए ध्यान रखना है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है जिसको बोला था है विशल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014। इस एक्ट की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या है टर्म्स एंड कंडीशन, तो देखिए सबसे पहले राइट, तो ये एक्ट है जिसको बुलाया था विशल ब्लोअर्स केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2014। नाम से पता पड़ा है विशल ब्लोअर कौन होते हैं। विशल ब्लोअर वो होते हैं जो डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी करप्शन हो रहा होता है तो उसको उजागर कर देते हैं, उसको रिवील कर देते हैं एविडेंस के साथ, उनको हम बोलते हैं विशल ब्लोअर। हमने देखा पास्ट में विशल ब्लोअर जो है इनको बहुत सारे थ्रेट्स दिए जाते थे, इनकी डेथ भी होती थी, किलिंग भी होती थी, मर्डर्स भी किए जाते थे। इसीलिए 2014 के अंदर गवर्नमेंट ने एक विशल ब्लोअर के प्रोटेक्शन के लिए एक्ट लाया गया। इस एक्ट के कुछ प्रोविज़न कैसे हैं, जैसे कि देखिए एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है ताकि जो भी विशल ब्लोअर है जो करप्शन को रिवील कर रहा है विद इन द डिपार्टमेंट, उसको क्या किया जा सके, उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको खुद को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, एक सिस्टम प्रोवाइड करता है टू इनकरेज द पीपल टू डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन अबाउट द करप्शन विलफुली। पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ हो सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ हो सकते हैं, तो करप्शन को आप विलफुली डिस्क्लोज करो, ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है ये एक्ट। ठीक है, As per the act, a person can make a public interest disclosure on the corruption before a competent authority। और competent authority यहाँ पे कौन होगी, तो CVC होगी, गवर्नमेंट होगी नोटिफिकेशंस के थ्रू। ठीक है, और गवर्नमेंट क्या करती है, नोटिफिकेशन के थ्रू अदर एक ऑफिसर अपॉइंट करती है जो इस कंप्लेंट को सुनता है। ठीक है, इसके अलावा कोई अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है तो उसको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, जेल हो सकती है, इम्प्रिजन हो सकती है, और 30,000 तक का फ़ाइन भी हो सकता है अगर कोई गलत कंप्लेंट देता है तो। ये एक्ट बोलता है कि भाई एवरी डिस्क्लोजर शैल बी मेड इन द गुड फेथ एंड द पर्सन मेकिंग द डिस्क्लोजर शैल प्रोवाइड अ पर्सनल डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट ही और शी रीजनेबली बिलीव द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज बाय हिम आर ट्रू। तो अपने वॉलेंटरली क्या करना है, ये कंप्लेंट देनी है। आपको अगर लगता है बोले हाँ ये चीज़ें सही है, परफेक्ट है, तो आप उसको डिस्क्लोज करिए। इस तरीके की रिकमेंडेशन भी इस एक्ट के अंदर दी जाती है। इसके अलावा डिस्क्लोजर करना कैन बी मेड इन द राइटिंग के फॉर्म में भी आप डिस्क्लोजर कर सकते हो। ईमेल्स के थ्रू भी डॉक्यूमेंट अटैच करके आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल प्रोवाइड करके इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, किसी करप्शंस को रिवील कर सकते हो। हाउएवर नो एक्शन शैल बी टेकन ऑन अ डिस्क्लोजर इफ इट इज डज नॉट इंडिकेटेड द आइडेंटिटी ऑफ अ कंप्लेंट और द पब्लिक सर्वेंट, और इफ द आइडेंटिटी ऑफ द कंप्लेनेंट और द पब्लिक सर्वेंट इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट। तो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन तो देनी ही पड़ेगी, भले आपकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक में रिवील नहीं होगी, बट एटलीस्ट आपको जब आप कंप्लेन करेंगे तो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन तो रिवील करनी ही पड़ेगी। अगर वो रिवील नहीं की तो कंप्लेन आपकी रिसीव नहीं की जाएगी। और एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द SPG, जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी है, SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, उनके लिए एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो उनके लिए अलग से इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती है जो वर्क करती है। तो ये है विसल ब्लोअर केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2014, जिसके थ्रू कुछ रिकमेंडेशन है जो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल चैप्टर नंबर 64 जिसका टाइटल था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ऑलराइट, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसके अंदर स्टार्टिंग में हमने जो चीज़ें डिस्कस की ना, ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। एक तो एस्टैब्लिशमेंट किस तरीके से इसको एस्टेब्लाइज किया गया, पहला एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन, फिर स्टेचुटरी स्टेटस, और आपको कंपोजिशन पता होने चाहिए, उनका रिटायरमेंट एज वगैरह पता होने चाहिए, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन से चेयरमैन और 2 विजिलेंट कमिश्नर एस्टेब्लाइज किए जाते हैं, ये एटलीस्ट पता होना चाहिए। रोल फंक्शन में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, पब्लिक सर्वेंट है, उनके लिए इन्वेस्टिगेशन का काम करती है। सिविल कोर्ट की पावर होती है, यानी कि क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है। ऑलराइट, सो आई होप चैप्टर नंबर 64 CVC आपको क्लियर हो गया होगा। इससे पहले के चैप्टर्स में भी आपको अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप इसी चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पे कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें हमने चैप्टर 1 से लेकर के 63 चैप्टर्स तक डिटेल में कवर किया, और ये 64 नंबर का चैप्टर है जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की। ऑलराइट, चलिए, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर कर लीजिए, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।